यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है? ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो डीएनए की प्रारंभिक मात्रा है वो 2C है, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में जो डीएनए की मात्रा है वो 4C हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप सभी जानते हैं कि जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार एस प्रावस्था यानी कि सिंथेसिस फेज में डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित की जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है और यह G2 फेज तक बनी रहती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, केवल G2। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी कि सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है काइनेटोकोर, दूसरा है बाइवेलेंट, तीसरा है एक्सोनिम और चौथा है इक्वेटोरियल प्लेट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जाइगोटीन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वितीय प्रावस्था के दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम युग्मित होकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्टोनिमल होमोलॉगस क्रोमोसोम के युग्म द्वारा निर्मित एक कॉम्प्लेक्स को द्विसंयोजक या चतुर्संयोजक कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, बाईवैलिएंट यानी कि युगली। यहाँ पर टेट्रावैलिएंट नहीं दिया हुआ है, अगर टेट्रावैलेंट दिया होता तो वो भी हमारा राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाईवैलेंट दिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है, अवस्था की सही पहचान और उसकी सही विशिष्टता को चुनिए। तो आप चित्र को देख सकते हैं और चित्र के नीचे आपको अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि चित्र की विशेषता को दर्शा रहा है। उसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो कि चित्र की विशेषता को सही दर्शा रहा है, आपको वो चूज़ करना है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि फिगर में 2 केंद्रकों का पुनः स्थापना हो रहा है और वह अपने ध्रुवों की ओर पहुंच रहे हैं, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये जो गुणसूत्र हैं वो विरल होते जा रहे हैं, यानी कि वो अपनी पहचान को खो रहे हैं तथा समूह में 2 ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि क्रोमैटिन द्रव्य के चारों तरफ केंद्रक आवरण एकत्रित हो रहा है और केंद्रिका, गोल्जी काय तथा अंतः प्रद्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो रहा है, और ये सभी जो विशेषताएं हैं वह आप टीलोफेज यानी कि अंत्यावस्था में देखते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी अर्धसूत्री अवस्था है जिसमें कि समजात क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमैटिड्स अपने गुणसूत्र बिंदुओं यानी कि सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मेटाफेज फर्स्ट, सेकंड है मेटाफेज सेकंड, थर्ड है एनाफेज फर्स्ट और लास्ट है एनाफेज सेकंड। तो आपको बता दें कि मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट अवस्था में समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमैटिड्स यानी कि अर्ध गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं यानी कि सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, एनाफेज फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण में एक प्रकार के कोशिका विभाजन की एक विशिष्ट अवस्था में एक विशिष्ट घटना होती हुई दर्शाई गई है, बताइए यह कौन सी अवस्था है? गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्टेन इवेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज दिस स्टेज। तो फिगर में आप यह एक घटना देख सकते हैं, आपको बताना है कि यह जो घटना हो रही है किस स्टेज में होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेज सेकेंड ड्यूरिंग मियोसिस, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस और लास्ट ऑप्शन है बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाया गया है यानी कि जीन विनिमय दिखाया गया है जो कि मियोसिस के दौरान प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन स्टेज में होता है। तो इस हिसाब से जो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, युग्मक बनने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में भाग लेते हैं? ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेटाफेज फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है एनाफेज सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेज फर्स्ट और चौथा ऑप्शन है प्रोफेज सेकेंड। तो आपको बता दें कि जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनता है, जो कि दो अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम को पास आने और उनके बीच क्रॉसिंग ओवर में मदद करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, प्रोफेज फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से किसके द्वारा लगे चिपके रहते हैं? एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पाइंडल फाइबर बाई देयर। आपके ऑप्शन है, पहला है सैटेलाइट्स, दूसरा है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, तीसरा है काइनेटोकोर्स और चौथा है सेंट्रोमियर। तो आपको बता दें कि काइनेटोकोर एक विशाल जटिल प्रोटीन है जो कि कोशिका चक्र में मेटाफेज के दौरान समसूत्री तर्क तंतुओं या फिर हम कह सकते हैं स्पाइंडल फाइबर के सूक्ष्म नलिकाओं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को गुणसूत्र के प्राथमिक संकीर्ण को सेंट्रोमियर से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, काइनेटोकोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइटोसिस यानी कि समसूत्रण के विषय में सही विकल्प चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन बड़े हैं इसलिए मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र मध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की ओर गति करते हैं और मेटाफेज में मध्यवर्ती तल की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए जा रहे चित्र ए और बी में कोशिका विभाजन की क्रमशः कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं? विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं कि फिगर ए और बी है, आपको इसमें बताना है कि सेल डिवीज़न की कौन सी अवस्था आपको दिखाई गई है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जो चित्र ए है वह लेट एनाफेज को दिखाया गया है, जबकि जो चित्र बी है वह समसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को दर्शा रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन के दौरान ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा न्यूक्लियोसोम किस अवस्था में विलीन होने आरंभ हो जाते हैं? ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगेन टू डिसअपियर एट। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेट प्रोफेज, दूसरा ऑप्शन है अर्ली मेटाफेज, तीसरा ऑप्शन है लेट मेटाफेज और लास्ट ऑप्शन है अर्ली प्रोफेज। तो आपको बता दें कि समसूत्री विभाजन के दौरान ईआर तथा न्यूक्लियोलस आरंभिक प्रोफेज अवस्था में विलीन होना प्रारंभ कर जाते हैं तथा साथ ही साथ न्यूक्लियोलस एवं कोशिका का आकार गोलाकार होने लगता है तथा डीएनए अणु संघनित होकर छोटे गुणसूत्र के रूप में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, अर्ली प्रोफेज। तो दोस्तों ये था हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन से जुड़ा हुआ लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके वीडियो के लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर किया करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।